आज मैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेने वाला हूँ आपका, जिसमें मैं आपको पूरी आइडिया दूंगा कि एनवायरनमेंट में होता क्या है क्या नहीं। पहले सब पता होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट का नेचर, फिर आपको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे हम मीटिंग्स ज्वाइन करेंगे, हम कैसे मिलेंगे, आपके कैसे सेशंस रहेंगे, किस तरह से आपके मैं डाउट सॉल्व करूंगा, आंसर राइटिंग कैसे करना है, हर चीज़ आज हमें पढ़ना है। काफ़ी सारी चीज़ें आज हमें बेसिक चीज़ें सबसे पहले देखना होगा, तभी हम सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे ना। तो कभी भी यूपीएससी करते वक्त एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले नेचर जानना, एग्जाम का नेचर जानना। एग्जाम के नेचर के साथ साथ हमें जानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे गए, कौन से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए, प्री हो या मेंस हो, सिलेबस क्या है। जब तक ये चीजें कंफर्म नहीं होती तब तक आप जंग लड़ने के लिए रेडी नहीं होते। अगर आपको जंग लड़नी है तो सबसे पहले आपका जो एनिमी है, आपका जो शत्रु है, यू हैव टू मीन्स हैव गुड नॉलेज अबाउट योर एनिमी। यू हैव टू मीन्स यू शुड बी एक्सपर्ट पर्सन इन द स्किल्स, है ना, थ्रू विच यू कैन डिफीट योर एनिमी। और आपका जो एनिमी है वो क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया वो है, ये समझ लो। वो क्वेश्चन पेपर इतना टफ सेट करे कि आपकी हार हो ये उसे लगता होगा, बट आप इस चीज को गलत प्रूव करके आप जीत के दिखाएंगे। तो यही होता है आपके स्किल्स सीखना। स्किल्स मिलेंगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पैटर्न जानोगे, कैसा अटैक किया जाता है आप पे, यूपीएससी किस तरह अटैक करता है ये जानेंगे। उसके साथ साथ एनवायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं, ये चीजें आज हमें सबसे पहले स्टडी करना। और कल से हम मेन टॉपिक स्टडी करेंगे, है ना। तो आज जितना भी होगा वो आपको सब मेरा इंट्रोडक्शन, यानी मैं इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा। उसके साथ साथ आपके कोई डाउट्स है वो आज क्लियर कर लेंगे, और कल से हम शुरू करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट टॉपिक, है ना। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेक्चर समझे बिना आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि कोई भी चीज़ बेसिक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें जल्दी समझ सकती है, बट अगर हम कोई भी चीज़ अगर बेसिक से ना स्टार्ट करके अगर डायरेक्टली हम किसी चीज़ को स्टार्ट करें तो वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना। सो आज मैं आपको, अभी कुछ लोग तो यहाँ पे है जो प्रीवियसली मेरा आर्ट एंड कल्चर का वीडियो भी, आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर अटेंड कर चुके हैं ऑनलाइन, और अभी कुछ लोग हैं जो अभी नए हैं। सो आपको किस तरह से क्लासेस होते हैं कैसे नहीं, ये आपको आइडिया आज मिलेगी जो लोग नए हैं उनको। बाकी जो पुराने मेरे आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर जिन्होंने अटेंड कर चुके हैं उन्हें तो पता ही है कि किस तरह से हम लेक्चर्स लेते हैं और क्या होता है। ओके, सो ये सब चीज़ें रहेगी। अब मैं सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से आपको बता दूं कि जब जो आपका वीडियो रहेगा, कुछ लोग हैं जो टेलीग्राम से ज्वाइन होते हैं और कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप से ज्वाइन होते हैं। सो जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं, उन्हें मैं टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर देता हूँ, और जो लोगों के पास व्हाट्सएप है उनका मैंने ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप पे उनको मैं लिंक सेंड करते चलता हूँ, है ना। सो ये चीज़ें रहेगी। उसके साथ साथ हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो 8:30 से लेके 10 तक रहेगा। 10 है ना, तो 10 बजे तक, 8:30 से 10 बजे तक हमारी क्लास चलेंगे। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमें क्या क्या करना है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 8:25 का आपको मैं लिंक भेज दूंगा, और 8:32 के आसपास, यानी सब लोग ज्वाइन जब हो जाएंगे तब मैं फिर आपका लेक्चर स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करने का कोशिश कीजिएगा। 8:30 तक आप लोग सब ज्वाइन हो गए कि हम लोग डायरेक्टली क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो ये है मेरी स्क्रीन जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। सो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अलग से पढ़ने की पहले जरूरत नहीं पड़ती थी, आजकल पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इसीलिए जरूरत पड़ रही है एनवायरनमेंट पढ़ने की, क्योंकि क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा अभी बस 2-3 मिनट में। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी हमारे आजू बाजू होने वाली चीजें। सिंपल एनवायरनमेंट क्या है, हमारा सराउंडिंग, है ना। तो हमारा एनवायरनमेंट, तो ये चीजों को हमें स्टडी करना है, किस तरह से स्टडी करना है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब चीजें जानेंगे इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट में। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें सबसे पहले वेटेज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो एग्जाम में एनवायरनमेंट को दिया हुआ है। वेटेज यानी यहाँ पे हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस कौन से ईयर में पूछे गए, यानी ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेंगे। क्वेश्चंस आस्क्ड, सो सबसे पहले हम देखते हैं वेटेज में, वो है 2014। 2014 में, ये मैंने प्रीवियस 5 साल के यहाँ पे 6 साल के लाए हुए हैं। वैसे अगर देखा गया तो आप प्रीवियस काफी सारे साल के देख सकते हो। 2011 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनवायरनमेंट पे। अब क्यों पूछे जा रहे हैं ये चीजें मैं बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कहाँ कहाँ से हैं, यानी कितने, कौन से ईयर में कितने पूछे गए। देखिए वेटेज कितना अच्छा है एनवायरनमेंट का। 2014 में उन्होंने 34 क्वेश्चन पूछे। 34 क्वेश्चन को अगर हम इंटू 2 करते हैं तो वो होता है 68 मार्क्स। 68 मार्क्स यानी बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पूछ लिए थे उन्होंने, ठीक है, इतने नहीं पूछते हैं काफी बार, बट यहाँ पे इसलिए ज्यादा पूछे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन एनवायरनमेंट के जो थे वो करंट अफेयर से भी थे। तो करंट अफेयर से अगर होंगे तो करंट अफेयर्स आपको पता है कि करंट अफेयर
एनवायरमेंट, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट्स ऐसे जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनवायरमेंट से पूछे जाते हैं, सॉरी करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो 2014 में उन्होंने 34 क्वेश्चन पूछे, 2015 में उन्होंने 16 क्वेश्चन पूछे, 32 मार्क्स, 2016 में उन्होंने 21 क्वेश्चन पूछे, 2017 में उन्होंने 11 क्वेश्चन पूछे, 2018 में उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे और 2019 में उन्होंने लगभग 22 क्वेश्चन पूछे। यानी 22 क्वेश्चन आप समझ रहे 44 मार्क्स आउट ऑफ 200, 44 मार्क्स कम नहीं होते। कट ऑफ जो जाता है वो 100 प्लस जाता है, या फिर हम देखते हैं कभी कभी आजकल 95 टू 100 के बीच में भी कट ऑफ जा रहा है। तो 44 मार्क्स अगर आपको नहीं, अगर ये 22 क्वेश्चन आपके छूट गए तो आप जानते हैं क्या हो सकता है ना। तो ये एनवायरमेंट के बिना आजकल यूपीएससी प्री निकालना बहुत मुश्किल है। मेंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट मेंस में 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि जिस जीएस में एनवायरमेंट रखा गया है वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट्स है। बट अगर आप प्री नहीं निकलोगे तो आप मेंस को कैसे लिखोगे। तो प्री सबसे पहले निकालना जरूरी है, और प्री के लिए हमें एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी यहाँ पे पता चलता है कि है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखे कि मार्क्स कितने क्वेश्चन पूछे गए, इससे हमें पता चलता है कि एनवायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, है ना, यूपीएससी के एग्जाम में। अब ये बात यूपीएससी के अलावा स्टेट के एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एनवायरमेंट, क्योंकि मैं स्टेट्स का इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट में अलग 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो स्टेट के एग्जाम में, जिसको हम एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम्स होती है, उसमें भी एनवायरमेंट को बहुत अच्छा वेटेज है। तो एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छा वेटेज लेके आया हुआ है। और एनवायरमेंट का वेटेज इतना ज्यादा, ये टेंशन की बात नहीं, ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जब हम यहाँ पे एनवायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो यू गाइज विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस एनवायरमेंट सेक्शन। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, हम यहाँ पे काफी अच्छे से इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरी मेहनत पढ़ाने की और आपकी मेहनत पढ़ने की, और आपकी मेहनत उसे रिवाइज करने की, प्रिपेयर करने की, आंसर लिखने की, आंसर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की, ये आपकी मेहनत होगी जो काम करेगी। उसमें ऐड ऑन होगी मेरी मेहनत। तो आपके मेहनत में जब मेरी मेहनत ऐड ऑन हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि आप, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चीज होगी और आप इजीली ये क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। सो हम दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम लोगों को अपना, एक दूसरे को हमें 100% देना है। तो ये हो गया कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि 2011 से ऐसा क्यों हुआ कि यूपीएससी में 2011 में फॉर्मेट चेंज हुआ और ज्यादातर क्वेश्चन एनवायरमेंट से पूछे जाने लगे। एनवायरमेंट से इसीलिए पूछे जाने लगे क्योंकि आईएफएस जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को प्री में एक कर दिया गया ना। तो प्री के एग्जाम में आईएफएस, यानी अगर देखा गया तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसके साथ साथ आईएएस, आईपीएस, है ना, आईआरएस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितनी भी पोस्ट है ये सबका प्री एक साथ लिया जाता है। और अगर प्री फॉरेस्ट वालों का आपके साथ ले रहे हैं, प्री तो कॉमन है सभी सर्विसेज के लिए, तो फॉरेस्ट वालों का प्री आपके साथ ले रहे हैं, तो फॉरेस्ट के लिए एनवायरमेंट सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एनवायरमेंट को बहुत अच्छा वेटेज दिया गया, 2011 में एक साथ होने लगे ना। तो यहाँ पे ये चीजों के यही रीजन थे कि यहाँ पे आईएफएस के कारण ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बढ़े। दूसरी बात, एनवायरमेंटल कंसर्न जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है। सो हम देख रहे हैं कहीं पे बहुत पोल्यूशन चल रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से लेके तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, एनिमल्स, जितना हमारा फॉरेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, हर एक इशू एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा हमारा ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे अर्थ को, हमारे पूरे लाइफ को। इसीलिए एनवायरमेंट को और ज्यादा पूछा जा रहा है। तो एनवायरमेंट का वेटेज आने का सबसे बड़ा वो है मेन जो हम देखेंगे, वो है रीजन, वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और सेकंड इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो क्वेश्चन मत आप समझे कि एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछना बंद हो जाएगा। एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछना बंद होने वाला नहीं है यूपीएससी में, क्योंकि ये एनवायरमेंट वाले जो कंसर्न है ये कभी खत्म होने वाले है नहीं, और ये चलते ही रहेंगे। और आईएफएस तो वहाँ पे आपके साथ जुड़ा हुआ है एग्जाम। सो आईएफएस के लिए, फॉरेस्ट के लिए उनको एनवायरमेंट की जरूरत है, तो एनवायरमेंट पे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाएंगे ही। सो ये मेन रीजन है कि एनवायरमेंट को बहुत अच्छा वेटेज उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमें पता चलता है। उसके बाद आपको पढ़ना क्या चाहिए, व्हाट टू रीड। व्हाट टू रीड में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको बेसिक टेक्स्ट लाइक एनसीईआरटी, ज्योग्राफी 6 to 12 तो आप पढ़ते ही हो, 6 to 12 आप पढ़ते हो फॉर योर ज्योग्राफी प्रिपरेशन में। आपको सच सच बता दूं तो 6 to 12 एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी के लिए। उसके अलावा आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं ना, जीसी लियोंग ये सब आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बट I personally feel that NCERTs from 6 to 12, geography NCERTs from 6 to 12 will cover the whole geography syllabus. So
सो ये आपकी इच्छा है कि आप और भी कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं या नहीं, बट आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, है ना। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट। सो फॉर एनवायरमेंट ज्योग्राफी एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 11th ये पढ़ना चाहिए। वैसे भी आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अनदर इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की 12th की एनसीईआरटी आती है, ओल्ड एंड न्यू। ये आपने नहीं पढ़ी तो भी चल देगा, बस अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप याद रखिएगा एनसीईआरटी ये सब चीजें अगर है तो ठीक है, यहाँ आपने नहीं पढ़ रहे तो ठीक है, बट आईसीएससी की बुक से 10th और 11th की ये भी आप पढ़ सकते हैं इफ यू पर्सनली फील कि ये चीज़ें आपके जो आप पढ़े अब तक वो चीज़ें आपके लिए इनफ नहीं है तो आप ये पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जो मैं मटेरियल बताऊंगा वो भी एक पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ रेफरेंस बातें बता रहा हूँ। एनसीईआरटी आईसीएससी बोर्ड्स की बुक आएगी वो, उसके साथ साथ द हिंदू, डाउन टू अर्थ और साइंस रिपोर्टर, ये कुछ और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी आपको देखने मिलता है एनवायरमेंट के काफ़ी सारे करंट अफेयर आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपको साइंस रिपोर्टर करके है, आप गूगल करेंगे साइंस रिपोर्टर, आप गूगल करेंगे डाउन टू अर्थ, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी इजीली। सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए एनवायरमेंट के लिए। उसके अलावा मैं आपको एक बुक जो है ये रेफरेंस बुक करके यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें ना पढ़ते हो, डायरेक्टली कोई रेफरेंस बुक भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो जो मैं बताऊंगा वो। बट याद रखिएगा आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ये जो है ना ये दिस वन फॉर करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर आप कहाँ से कवर करोगे, तो करंट अफेयर विल कवर फ्रॉम द हिंदू, डाउन टू अर्थ एंड साइंस रिपोर्टर। ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके अलावा इफ यू वांट टू स्किप दीज बुक्स सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू शंकर आईएएस की जो पब्लिकेशन की जो बुक है दैट इज ऑन एनवायरमेंट। दैट बुक यू कैन रीड, और जब आप वो पूरी बुक पढ़ लोगे तो देर इज नो नीड टू फॉलो एनी बुक्स। इफ यू वांट टू फॉलो दिस बुक यू कैन ऑल्सो फॉलो दीज बुक्स, है ना। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही चीज पढ़िए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जितनी चीजें पढ़ना चाहते हैं उतनी पढ़िए। बट ये भी बोलूंगा कि शंकर आईएएस आप पढ़िए ही, इट इज मस्ट। अगर वो पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, है ना। एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो शंकर आईएएस, एनसीईआरटी, आईसीएससी, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, these are the reference material which you have to follow. Another thing is यहाँ पे जो हमने देखा, उसके अलावा जो हम आगे देखने वाले हैं that is keep this in mind while preparing for environment। एक चीज माइंड हमें हमेशा रखिए कि सिंपल अप्रोच रखना है एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को। इसमें क्या होता है कि स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन को मिक्स किया जाता है। कभी भी याद रखिएगा कि स्टैटिक पोर्शन यानी आप जो मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा, देखिए मेरा पढ़ाना और उसके साथ साथ आपको क्या करना है क्या नहीं, इसमें आपको मैं सबसे पहले बता दूं। तो देखिए मैं जो पढ़ाऊंगा स्टैटिक पोर्शन होगा मेनली, उसके साथ साथ जो करंट इश्यूज होंगे वो भी हम जो अब तक हुए वो तो हम पढ़ेंगे ही, बट स्टैटिक और आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको कवर करते रहना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं आती तब तक। मैं तो जितना टाइम पढ़ाऊंगा उतना टाइम आपका जो बैच चलेगा वो, उसके बाद करंट अफेयर्स आपको खुद पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। क्योंकि ये प्लस ये इक्वल टू एनवायरमेंट, ये समझ जाइए, है ना। तो एनवायरमेंट के क्वेश्चन मिक्स होते हैं दोनों चीजों से रिलेटेड। उसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि अर्थ पे जितनी चीजें आप हर चीज वहां पे कवर करो ही, बट सिंपली रिलेट एंड लर्न इन अ स्मार्टर वे। कैसा करना है कि जैसा आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप कोई करंट अफेयर का इशू पढ़ रहे हैं, उसमें आपको जो भी इशू मिल रहा है ये एनवायरमेंट का, जस्ट वो इशू को जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा उसको स्टैटिक पोर्शन में रिलेट करके पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पढ़ा कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में कोई न्यूज़ पढ़ी, एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो इनके बारे में जो न्यूज़ पढ़ेंगे तो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते क्या है ये मुझे एनवायरमेंट के बुक से कवर करना है, और एंडेंजर्ड स्पीसीज के क्या न्यूज़ है ये मुझे न्यूज़पेपर से कवर करना है। इस तरह से एनवायरमेंट को कभी भी पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एनवायरमेंट के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के लिए अगर आप एनवायरमेंट में पीएचडी करना चाहते हो तो वो अलग बात है, अगर आप एनवायरमेंट में मास्टर्स करना चाहते हो तो वो अलग बात है, अगर आपका साइंस का बीएससी एमएससी है तो वो बात अलग है। बट मैं यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, हमारा क्लास जो है वो यूपीएससी के लिए रहेगा, और यूपीएससी के लिए डेप्थ में नॉलेज एनवायरमेंट के होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीजें हैं उसमें आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट्स भी यहाँ पे इतनी यानी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो मैं आपको पूरे बताने वाला हूँ। जितनी भी चीजें हम सब पढ़ेंगे, बट आपको फिर से बता दूं कि डीप में किसी भी चीज में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे हमको कोई एमएससी की पढ़ाई नहीं करना है, या हमको कोई यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है। इसमें हमें इतनी चीजें पढ़ना है जो आपको यूपीएससी में हेल्पफुल हो, उसी को हम स्मार्टर वे में पढ़ना बोलेंगे ना। अगर आप कोई भी चीज को डिटेल में पढ़ोगे तो आप एक ही चीज पे रह जाओगे। उतना डिटेल में एक चीज पे फोकस करके क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। आपको क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक कंसेप्ट के साथ ही पूछे जाते हैं। इसीलिए स्मार्टर वे में स्टडी करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, कंसेप्चुअल रहिए। आपका एनवायरमेंट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको एनवायरमेंट में कोई हरा नहीं पाएगा।
सो कंसेप्ट क्लियर जिसके हो गए, वो जब न्यूज़पेपर पकड़ेगा और करंट अफेयर पढ़ेगा तो यू विल फील दैट अरे ये तो बहुत ईजी चीज है, मैं इसमें क्यों इतना टाइम से मैं टेंशन ले रहा था, इट इज वेरी सिंपल, है ना। तो इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। ऐसे अगर आपको फील करना है तो याद रखिए, स्मार्ट बनिए, स्मार्टर वे में पढ़िए किसी भी चीज में। और कभी भी मैं आपको बताता हूँ, यूपीएससी खुद ये लिखती है कि आपको कोई भी चीज का स्पेशलाइज नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो, अगर फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो चीजें अलग है। अगर जनरल स्टडीज में जनरल वर्ड इसीलिए यूज हुआ है, जनरल वर्ड यानी आपको बहुत ही जनरल नॉलेज होना चाहिए ना, तो आपको कोई स्पेशलाइज नॉलेज की कोई बात नहीं कर रहा है। जनरल नॉलेज अलॉन्ग विद करंट अफेयर, जनरल नॉलेज अलॉन्ग विद करंट अफेयर, दिस इज व्हाट द यूपीएससी नीड्स, है ना। तो ये चीजें हैं, यूपीएससी की डिमांड यही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या आपको माइंड में रखना है कभी भी पढ़ाई करते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उस टॉपिक में लिखा है जैसे कि लिपिड्स, लिपिड्स लिखा है, या फिर वहाँ पे लिखा है लाइकेन्स, है ना, या फिर कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर लिपिड्स लिखा है, लिपिड, कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पे लिपिड ये वर्ड है, लिपिड, तो लिपिड क्या होता है इतना आपने जान लिया काफ़ी है। लिपिड बनता कैसे है, लिपिड की प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये क्या प्रोसेस है, ये वो किस तरह पे है, क्या नहीं, वो ये एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है, वो एक आध बार हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का पार्ट है, बट उतने डीप में आपको पूछा नहीं जाता यूपीएससी में ना। तो हमें क्या करना है, मेन मेन जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करना है, और जो चीज़ें उन्हें समझ लेना है कि होता क्या है। जैसे लिपिड होता क्या है ये हम समझ लेंगे, बट इसको डिटेल में हमें को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिटेल में किसी सब्जेक्ट की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं मांग रहा है। देखेंगे आगे हम ये चीजें भी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या क्या कवर करना है ये देख लेंगे। एनवायरमेंट में आप एनवायरमेंट पढ़ने वाले, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, एनवायरमेंट क्या होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पता होना चाहिए। एनवायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल टर्म्स लाइक इकोटोन क्या है, इकोलॉजिकल नीच क्या है, नीच के साथ साथ इकोसिस्टम क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डेटोरिएशन, है ना। तो डेटोरिएशन जो है ये अगर क्या होता है, उसके साथ साथ ह्यूमन बींग पे क्या अफेक्ट कर रहा है ना। तो एनवायरमेंट जैसे खराब किस तरह से हो रहा है, डिटोरिएट कैसे हो रहा है, उसके साथ साथ इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश, व्हाट इज इकोटोन, ये चीजें, फूड चेन क्या होती है, ये हमें पढ़ने की जरूरत है। ये सब टॉपिक्स है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ये टॉपिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अनदर जो टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन में एसिड रेन, फोटोकेमिकल, स्मॉग, स्मॉग मीन्स स्मोक प्लस फॉग इक्वल टू स्मॉग। ऐसे इस तरह से आपको क्लियर कंसेप्ट होना, एकदम क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में आप किसी को एक्सप्लेन करते आने चाहिए आपको, तो आप कहलाओगे कि आप बहुत अच्छा एनवायरमेंट की एक स्टडी कर चुके हैं फॉर यूपीएससी। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, क्यों उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, सिंपल वे, इन सिंपल वे यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। what is greenhouse gas, what is ozone hole, what are the causes of ozone hole, algal bloom क्या होती है, algal bloom के causes क्या है, all these things है ना included in pollution part. another is biodiversity. biodiversity ये overlap करता है geography के साथ, है ना। तो आप geography को जब पढ़ते हैं तो आपको biodiversity दिखता है। तो biodiversity क्या होता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, है ना, और डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, अलग 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 डाइवर्स, हमको वेराइटी ऑफ स्पीसीज दिखना, दैट इज डाइवर्सिटी, है ना। तो डाइवर्सिटी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों हम कहते हैं कि एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाए, क्यों हम कहते हैं कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर ये एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ये चीज है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN एक रेड डाटा बुक बनाता है। रेड डाटा बुक में कुछ चीजें लिखी है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एंडेंजर्ड है, क्या है, किस तरह से वो धोखे में, खतरे में, खतरे का कलर लाल होता है आपको पता है, इसमें लिखे गया ना एनिमल कुछ धोखे में, खतरे में, एंडेंजर्ड है। तो ये चीजें, ये कौन से एनिमल्स है, वो एनिमल कौन से न्यूज में रहे हैं रिसेंटली, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन से एनिमल है जो जिनकी स्पीसीज कम होते जा रही है, जो लोग जिनकी तादाद कम होते जा रही है, जिनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से, ऐसी चीजें जहाँ पे बहुत डाइवर्स है ना। तो वहाँ, और वहाँ पे धोखा भी है बहुत ज्यादा उस डाइवर्सिटी को, तो ऐसे कौन से हॉटस्पॉट बने और पे ये हमें पढ़ना जरूरी है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आती है बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी के बाद जो हमें क्वेश्चन पढ़ना है वो है IUCN, हाँ ये सॉरी ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए क्या करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाता है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होती है, वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व किया जाए, है ना, ये चीजें हो गई। उसके साथ साथ वेटलैंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। वेटलैंड होते हैं, उसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए। वेटलैंड क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ये अभी आप किसी किसी को नहीं भी पता होगा, बट हम जब लोग जब ये पढ़ लेंगे देन यू विल कम टू नो कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, वेटलैंड क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, नेशनल पार्क्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, यू विल कम टू नो व्हेन वी कंप्लीट दिस टॉपिक। सो ये है।
उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से हैं और कौन कौन से वेटलैंड को यहाँ पे हमने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। तो ये हो गया। उसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कहाँ कहाँ है, वो लोकेशन उनकी। उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी हमें डेवलपमेंट भी करना है और नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिमल यूज करके हमें डेवलपमेंट करना है, या फिर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को आने वाले जनरेशन के लिए हमें रखना है ना। और हमें क्या करना है, तो हमें डेवलपमेंट करना है। जैसा पेड़ है, पेड़ को ना काटते हुए डेवलपमेंट करना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विदाउट डिफॉरेस्टेशन इफ यू डेवलप समथिंग देन दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका हर एक टेंशन दूर हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है हम देखेंगे, क्यों से रिन्यूएबल कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बायोमास, गैसिफिकेशन, ये सब। उसके साथ साथ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, ये क्या है ना। तो सेंसिटिव एरियाज है, ये पढ़ना है, वेस्टर्न घाट्स पढ़ना है, हिमालयाज पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसे कैसा रोका जाए। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, 1 डिग्री से, 1.5 डिग्री से, 2 डिग्री से। ये क्या है, क्या रीजन है टेम्परेचर बढ़ने के पीछे, ये हमें जानना जरूरी है। तो हम उसमें क्लाइमेट चेंज में पढ़ेंगे। तो कुछ हमने जो मेजर्स लिए इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज समिट्स जो हुए वो क्या क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इन समिट्स के, वो है ना। तो समिट्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती है, वहां पे डिसाइड किया जाता है कि अभी आगे क्या होगा, क्या एक्शंस लेना है, what steps should be taken to protect our environment, to protect environment from pollution, ozone layer depletion, anything है ना। तो ये हो गया। उसके साथ साथ how to overcome this climatic change and all these things है ना। तो ये सब चीजें होती है, समिट जहाँ होती है वहाँ डिसाइड की जाती है, वहाँ डिस्कस की जाती है। सो विल लर्न ऑल द समिट्स एंड ऑल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एंड करंट अफेयर्स का ये पार्ट बनता है सबसे पहले समिट्स वाला। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि लॉज, रेगुलेटरी बॉडीज, पॉलिसीज नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो बनी है, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी प्रोटोकॉल, समिट्स, कार्टेजना प्रोटोकॉल है ना। उसके साथ साथ नगोया प्रोटोकॉल, लीमा कॉन्फ्रेंस, ये सब हमें पढ़ना होता है। तो ये सब प्रोटोकॉल से जो हमें फॉलो करना है, कुछ कॉन्फ्रेंस यानी कुछ मीटिंग्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब इंटरनेशनल लेवल पे ली गई मीटिंग्स और प्रोटोकॉल्स है जिन्हें फॉलो करना है हर एक कंट्री, जो कंट्रीज के मेंबर है उन्हें, और उन लोगों को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर मीन्स वेरियस गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंटल है ना, इंटर मीन्स वेरियस एंड गवर्नमेंटल मीन्स गवर्नमेंट्स। सो अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन बने, फॉर एग्जांपल इंडिया की गवर्नमेंट और किसी कंट्री की गवर्नमेंट मिलकर कुछ काम करे, दैट इज इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटीज होती है कुछ साइन, कन्वेंशंस होते हैं क्लाइमेट चेंज को हमें रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी चीजें ये सब पढ़ेंगे, जैसे कि रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ना, द 3 रियो कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सीओबी, एंड उसके बाद देखते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी, UNFCCD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। उसके साथ साथ ये जो हुए, ये कहाँ से आया, तो 1992 के अर्थ समिट से। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे है ना। तो रियो समिट, एवरीथिंग विल है ना, विल स्टडी। सो डोंट गेट वरीड। अभी आपके टॉपिक नए लग रहे होंगे, बट आप जब पढ़ लोगे उसके बाद ये टॉपिक देखोगे तो आप देखोगे तो ये तो काफी सिंपल टॉपिक्स है, ऐसा आपको फील होगा। उसके बाद यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो गया, FAO, यूनेस्को हो गया, ये सब चीजें भी हम थोड़ी सी यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये सब है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं एनवायरमेंट के लिए। काफी सारे टॉपिक्स जो है ये कहीं ना कहीं किसी किसी टॉपिक से जाके जुड़ते हैं, जैसे कि कुछ ज्योग्राफी से ओवरलैप करते हैं, कुछ किसी से ओवरलैप कर सकते हैं, कुछ बायोलॉजी से ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग चलती है एनवायरमेंट में, क्योंकि एनवायरमेंट का काफी सारा पोर्शन बायोलॉजी और ज्योग्राफी को रिलेटेड है ना। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप यू इन योर माइंड वाइल स्टडिंग फॉर एनवायरमेंट। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने देखे कौन कौन से हो सकते हैं, बट यूपीएससी क्या कहती है ये भी हम देखेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि गूगल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, आपको है ना कि हमेशा याद रखिएगा कि लेटेस्ट अपडेट के लिए गूगल करते रहिए। रिसेंट ट्रीटीज क्या हुई है ना, नेशनल और इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या काम किए गए अब तक है ना, क्लाइमेटिक चेंज को लेके, कंजर्वेशन को लेके, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को लेके क्या क्या काम किए जाते हैं। जस्ट गूगल इट, गूगल है ना, लेटेस्ट अपडेट्स ऑन रिसेंट, ऐसा आप डालेंगे रिसेंट ट्रीटीज है ना रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज है ना, आप डाल सकते हैं। इंटरनेशनल आप लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज लिख दिया, आप न्यूज में गए, आपको वहां पे दिख जाएगा गूगल करके, न्यूज वाले सेक्शन में आप जाओगे तो अभी क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या किया, कौन कौन देश मिले, क्या हुआ क्या नहीं है ना, क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या हुआ। तो गूगल करना हमेशा जरूरी है। आप गूगल करते रहिए जब तक एग्जाम का पेपर नहीं आता, उसके 15 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक आप गूगल पे करंट अफेयर पढ़ते रहिए। उसके पेपर के एक दिन पहले भी करंट अफेयर पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले वाली चीज तो आपको
प्री में तो डालने वाले है नहीं क्योंकि पेपर पहले ही सेट हो चुका है, बट मेंस में पूछी जाएगी वो चीज़। और आप जब पुट करेंगे ये करंट अफेयर में कुछ गैप देंगे ड्यू टू योर प्री एग्जामिनेशन, तो आपका मेंस का पोर्शन जो है उसमें थोड़ा सा अफेक्ट करेगा ये चीज़। इसीलिए याद रखिएगा कि कभी भी करंट अफेयर पढ़ना छोड़ना नहीं। हो सकता है कि आप 10 दिन पहले कम करंट अफेयर पढ़े, बट कीप योर सेल्फ अपडेटेड, ऑलवेज अपडेटेड, है ना। सो दिस इज द की टू सक्सेस, देर आर मेनी कीज टू सक्सेस, है ना। तो आपके पास बहुत सारी चाबियां सक्सेसफुल होने की। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, आंसर राइटिंग इज द की टू सक्सेस, उसके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्विंग हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, एवरीथिंग एवरीथिंग आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं। और ये सब जब चाबियां आप एक करोगे, इनको मेल्ट करके बनाओगे, तो बनेगी एक बड़ी चाबी जिससे खुलेगा यूपीएससी का ताला। तो यूपीएससी का ताला एक चाबी से नहीं खुलता है ना, ये याद रखिएगा। बहुत सारे चाबियों को एक करना पड़ता है और उसको जोड़ जोड़ के एक बड़ी चाबी बनाना पड़ता है। उतनी बड़ी चाबी होती है यूपीएससी के ताला खोलने की, और ये खुलेगा लॉक थ्रू दिस, है ना, ह्यूज की। सो बहुत छोटी छोटी चाबियों को जोड़ेंगे। तो मैंने जैसे बताया, रिवीजन, एमसीक्यू सॉल्विंग, करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट सिलेबस इन डिटेल, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑल दीज थिंग्स वर्क, है ना। उसके बाद देखते हैं ओरिएंट ब्लैक स्वान की एक स्कूल एटलास आती है। वो एटलास पे पेज नंबर 35 आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको कंजर्वेशन साइट्स, रिवर फ्लोइंग, है ना, हिल्स, है ना। सो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं लोकेशन पे। सो लोकेशन के लिए हमेशा याद रखेगा एटलास को यूज करना ही है, आपके पास एटलास हमेशा होनी चाहिए। एटलास जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तभी आपको जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ कुछ जगह के नाम आते हैं, उन्हें लोकेट करता रहना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त जरूरी है एटलास, उसके साथ साथ एनवायरमेंट पढ़ते वक्त जरूरी है एटलास, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे सब्जेक्ट है जो पढ़ते वक्त आपका एटलास साथ में रखनी ही पड़ेगी, और तभी आपको पता चलेगा कि ये एरिया जो इनके कहाँ लोकेटेड है, और लोकेशन पे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये आपको देखा गया है कुछ सालों से कि लोकेशन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन एज पर यूपीएससी नोटिफिकेशन। यूपीएससी के नोटिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन में आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिखेगा, है ना। सो दिस इज द नोटिफिकेशन, दिस इज द क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज पेपर 2 टू पेपर 5। पेपर 1 इज ऐसे, है ना, ऐसे को छोड़ के पेपर 2 से पेपर 5 तक, यानी 4 जीएस के पेपर विल बी सच दैट वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट स्पेशलाइज्ड स्टडी। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इतना ही लेवल है उसका कि वेल एजुकेटेड जो है वो, इसलिए कहते हैं ना एनसीईआरटी आर द बेसिक बुक फॉर यूपीएससी। एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो है वो उसे सॉल्व कर सकता है, ऐसा ही यूपीएससी लिखा गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने हिस्ट्री में एमए किया है इसलिए वो हिस्ट्री सॉल्व कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ यूपीएससी के जितने सिलेबस में चीजें दी है उतनी पढ़ोगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। आप स्पेशलाइज स्टडी के पीछे पढ़ोगे तो उतने डेप्थ में क्वेश्चन भी नहीं आएगा और आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा। तो ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। अगर आप नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये लिखा हुआ दिखेगा। This question will be such as to test candidates' general awareness of a variety of subjects which will have relevance for career in civil service. Civil service के career के लिए जो जो चीज़ें important है, उतनी चीज़ें आपको उनका knowledge होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही knowledge होना ज़रूरी है। Questions are likely to be likely to test the candidate's basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. The candidate must give relevant, meaningful and second answers, है ना। तो अगर यहाँ आप देखते हो तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है क्योंकि आपको ये पता चले कि यूपीएससी की डिमांड क्या होती है ना। तो ये चीज़ें जब आप माइंड में रखोगे, है ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, है ना। तो ऑलराइट, सो लास्ट वाली लाइन अच्छे से याद रखेगा। जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है ना, वो द कैंडिडेट गिव रेलेवेंट, मीनिंगफुल, है ना। और तीसरा है सिकिंग सिक, ओके, सिकिंग सिक आंसर्स, यानी आप देख रहे हैं कि जितनी चीजें पूछी गई उतना ही बराबर, रिलेवेंट उतना ही। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछी गई तो आपको वो सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये उनका यही कहना है कि आंसर कैसे होने चाहिए, आपको एकदम बहुत ही जो जो चीजें पूछे उसी पे आपका फोकस रह के आपको आंसर लिखना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो कैंडिडेट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर हर चीज यहाँ पे कवर करता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही आपके क्वेश्चन मेनली रहेंगे, आपको आंसर उसी पे करना है। उसके बाद यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है, हमने यहाँ तक जो देखा वो था आपका सिलेबस, जो हमने टॉपिक्स देखे। अब यूपीएससी क्या कहते हैं अपने सिलेबस में, तो एज पर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस, पेपर 1 दैट इज फॉर 200 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ विच इज
2 hours, and 2 hours ड्यूरेशन यू हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 hours का ड्यूरेशन दिया जाएगा। उसमें आप देखते हैं करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, polity, economy, general issues. This is what we are preparing for in this course, and the subject is environment. So general issues on environmental ecology, biodiversity, climate change do not require subject specialization. They written it specially written it, उन्होंने स्पेशली किसी के भी सामने चीज लिखी नहीं है। देखिए ना इनके ना इनके ना इनके, बस इनके सामने लिखी हुई है डायरेक्टली, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन करने वाली बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट में, तो लोग उसमें बहुत डीप में जाना शुरू करते हैं, और आप इतना डीप में जाओगे तो दैट विल बी टोटली वेस्ट, है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम। सो यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, है ना। तो ये चीजें इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दैट्स व्हाई जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑन एनवायरमेंट, है ना। सो ये हो गया। एंड अनदर इज जनरल साइंस। जनरल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओनली। जनरल साइंस जो है ये सिर्फ कहाँ पे है, प्री में। मेंस में आपको जनरल साइंस नहीं है। मेंस में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर मेन सिलेबस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड इन योर मेन सिलेबस। बट यहाँ पे कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो इससे क्वेश्चन नहीं आते। आते हैं ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें करंट अफेयर, करंट इवेंट्स वाला जो है ना, इसमें आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट, सभी एटसेट्रा एटसेट्रा समझ जाइए। बट मेनली साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड ये इकोनॉमिक्स, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको करंट अफेयर्स के। तो ये चीजें हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। हमने देखा सिलेबस, जिसमें आपने ये देखा कि एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज, ये आपके 3 इश्यूज दिए, और 3 इश्यूज में इतने सारे टॉपिक कवर होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, है ना। तो ये हो गया। After that, we will see the main syllabus as per UPSC official site. In official site of UPSC, it is included in paper 4. Paper 4 means GS3, and in GS3 you will find these subjects: technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. So you will find environment here, biodiversity, एंड हाँ दीज 2 टॉपिक्स ये जो है ये आते हैं एनवायरमेंट से, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का है, ये है हमारा पोर्शन जो हमें पढ़ना है, दैट इज कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये जो टॉपिक है, मैं ये आपका स्पेशलिस्ट अच्छे से उसको कवर करा के दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेंस में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार कंजर्वेशन पे आते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे आते हैं, डिग्रेडेशन पे आते हैं, और उसके साथ साथ आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे आते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स यू नीड टू कवर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इन मेंस एग्जामिनेशन वेटेज इज नॉट दैट मच, बट 2 क्वेश्चंस इफ दे आस्क मींस फॉर 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, इट विल कवर 25 मार्क्स, एंड 25 मार्क्स ये कम नहीं होते मेंस के लिए। 25 मार्क्स यानी बहुत बड़ी चीज हो गई, लोगों के 2-2, 3-3 मार्क्स से यहाँ पे पोस्ट जाती है। सो 25 मार्क्स बहुत ज्यादा हो गए। यू कांट अफोर्ड टू मीन्स लीव एनवायरमेंट सब्जेक्ट, है ना। यू नीड टू रीड एनवायरमेंट सब्जेक्ट, है ना। इट इज मस्ट फॉर योर यूपीएससी मेंस एज वेल एज प्री सिलेबस। ओके, सो 25 मार्क्स कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी 10 10 10 10 यानी ऐसे, तो 30 मार्क्स पूछे जाते हैं अराउंड। मैं बता दूं आपको 25 to 35 मार्क्स तो आपको एनवायरमेंट्स पे रहेंगे ही, इसीलिए याद रखिए 35 या 40 पकड़ लीजिए, इसीलिए आपको इससे अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो ये 20 से 30 आप कह सकते हैं, या 20 से 40 मार्क्स कह सकते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग यहाँ पूछे जाते हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स यू नीड टू कवर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3, क्यों पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 है, क्योंकि पेपर 1 जो है वो ऐसे है, दैट्स वाई। पेपर 2 आता है GS1, पेपर 3 आता है GS3, GS2, पेपर 4 आता है GS3, और पेपर 5 आता है GS4, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। So these are the subjects included, these are the topics included in your mains examination. Now let's see what is the next thing we need to we need to study, that is pre-question asked in UPSC, है ना। So what are the pre-questions that were asked in UPSC? तो UPSC में ऐसे कौन से previous year question paper है जो पूछे गए हैं अब तक previous questions? तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सिर्फ पिछले साल के नहीं तो कुछ 2-3 साल के, 1-2 साल के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, ताकि आप जान सको। ढेर सारे क्वेश्चन इतने सारे तो मैं आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आपके सामने लाए हुए। जैसे कि आप देखोगे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, which of the following given or above is or are correct, given above is or are correct. You need to
find the correct answer. Only one, only two, one and three, one, two and three. So this is the question asked from this animals and animals part means endangered species and from species portion. So you need to have basic knowledge about these things, these species. Okay, another question that they asked in UPSC, that is Environmental Protection Act. Just a minute. Okay. Okay, so next is Environmental Protection Act. In 1986 empowers the government of India to, है ना, to क्या ये यहाँ पे थोड़ा सा, just a minute, there is something, okay, so this should be like this and options should be like this. All right. Now this question is perfect. The Environment Protection Act 1986 empowers the government of India to first state the requirement of public participation in process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. Another is lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources. Which of the statements given above is or are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. So you need to answer, you need to find out the correct statement, है ना, correct statement. They're asking the correct statement. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये लॉ रेगुलेशंस वाला जो हमने पार्ट देखा उससे पूछा गया, यानी ऐसे देखोगे तो हर एक पोर्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, उनके पास काफी सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के लिए. अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व. अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें से कौन सी चीजें पाई जाती है? नेयार, पेपरा, उसके साथ साथ शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कलाकड़, है ना, मुंडथराई टाइगर रिजर्व, है ना. सो उसके साथ साथ मुडुमलाई, है ना, सत्यामंगलम, उसके साथ साथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना, कोइडिन्या, गुंडाला ब्रह्मे स्वर्णम, उसके साथ साथ पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मुकुर्थी नेशनल पार्क, है ना, उसके कवल श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व. तो ये जो है दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम लोकेशन पोर्शन ना. लोकेशन मैंने आपको बोला कि फॉर लोकेशन यू नीड टू रेफर atlas orient black swan or any atlas which is suitable for you, and as per your convenience you can use any atlas book, but atlas is must. Next is, how is National Green Tribunal, that is NGT, different from Central Pollution Control Board CPCB? And again this question is from organization portion, organizations. So organization, these are the various organizations, that is NGT and CPCB. NGT has been established by an act, whereas CPCB has been created by an order of the government. NGT provides environmental justice and help reduce the burden of litigation in the high courts, whereas CPCB promotes cleanliness of streams, wells and aims to improve quality of air in the country. Which of the following statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन में स्पेशलाइज नॉलेज वाले क्वेश्चन नहीं थे, तीनों क्वेश्चन में हमने देखा. तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज. पर बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगा? जब आप चीजें पढ़ोगे, आप चीजें समझोगे. इसीलिए मैं यहाँ पे जो हमारा क्लास रहेगा, लेक्चर्स रहेंगे, इसमें आपको हर चीज कवर कराने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज बहुत सिंपल मैनर में समझ जाए. और वैसे भी मैं एनवायरमेंट को बहुत सिंपल मैनर में समझाता हूँ. मैं जो चीज़ें समझाऊंगा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए. जितने सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा उतने सिंपल तरीके से आप उसे समझ के आप उसे सॉल्व करोगे. ओके, सो आपको यहाँ पे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद. तो ये हो गए प्री के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे थे. चलिए देखते हैं मेंस के क्वेश्चन जो यूपीएससी अब तक पूछ चुके हैं. ये जो मेंस के क्वेश्चन है 2020 के पेपर में जो आए थे वो यहाँ पे मैंने लाए हुए. How does the draft environment impact assessment notification 2020 differ from existing notification that is of 2006? पहले 2006 में बना था, अब environment impact assessment जो है EIA notification 2020 का, वो इससे अलग कैसा है? This is the question asked from current affair portion ऑफ यूपीएससी, है ना. तो यूपीएससी में आपको करंट अफेयर से पोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन मेंस में 2020 में. इसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन की जरूरत है, स्टैटिक पोर्शन पता होना जरूरी है. EIA होता क्या है ये होना पता होना जरूरी है. तो स्टैटिक पोर्शन से ये आया हुआ है. उसके साथ साथ ये आया है कुछ आपको पता चलता है वो है डायनामिक पोर्शन से.
तो 150 वर्ड्स पे लिखना था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद नेशनल क्लीन एनसीएपी, ये प्रोग्राम हम पढ़ेंगे आगे। तो व्हाट आर द की फीचर ऑफ एनसीएपी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। 250 वर्ड्स के लिए लिखना था, 15 मार्क्स आपको मिल गया, यानी 10 और 15 25 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया था एनवायरमेंट से, जो को था पोर्शन वो इन ईयर 2020 में। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, और कभी कभी हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे, तो मैंने जो क्वेश्चन रखे वो ज़्यादातर क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि कुछ कुछ कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ओजोन लेयर पे पूछे जाते हैं, ओजोन लेयर डिप्रेशन पे पूछे जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पे पूछे जाते हैं। तो आपको उसमें किसी किसी ऑप्शन में डाल देते हैं कंसेप्चुअल पार्ट, किसी किसी में डाल देते हैं डायनामिक पार्ट, तो मिक्सचर होता है किसी किसी इसमें। इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसे पढ़ना किस तरीके से है ना। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आपको जो जो चीज़ें बेसिक बेसिक यहाँ पे, वो पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने आपने सबसे पहले देखा वेटेज, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे कि क्या क्या वेटेज क्यों चेंज हुआ, आपने यहाँ ये देखा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपने यहाँ ये देखा कि माइंड में क्या रखना चाहिए यूपीएससी पढ़ते, एनवायरनमेंट पढ़ते वक्त। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद हमने देखा कि ओरिएंट ब्लैक स्वाइन या फिर लोकेशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्रिपरेशन में। इंस्ट्रक्शन जो है यूपीएससी नोटिफिकेशन के चलते वो क्या थे कि स्पेशलाइज स्टडी की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस में हमने देखा जो ऑफिशियल उनके गैजेट में या एडवर्टाइजमेंट में दिया होता है, या आपने पेपर 4 में देखा कि पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा इसमें 1 2 3 4 4 5 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलते हैं, और उनमें से और ये जो छठवां सब्जेक्ट है वो बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट। तो इतने सारे आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं सब्जेक्ट, उसमें से बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट भी एक सब्जेक्ट है। यानी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 को अगर हम 250 से डिवाइड करें तो अराउंड, मैं ऐसी एक रफ फिगर ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं ले रहा हूँ, पॉइंट में आंसर नहीं ले रहा हूँ, पॉइंट में लेने से अच्छा हम 240 को डिवाइड करते हैं 6 में, तो आपको पता है कि 40 मार्क्स, तो एक सब्जेक्ट पे उन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए 40 मार्क्स का उनके पास स्कोप है, और वो पूछ सकते हैं ना। तो कभी भी ये अपना वेटेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि उन्होंने 4 क्वेश्चन भी पूछे मेंस में, कभी कभी देखा गया कि 3 भी पूछे, कभी कभी देखा गया कि 2 पूछे। तो ये है आपको मेंस का वेटेज, बट सबसे ज़्यादा वेटेज प्री में है। प्री में होने का रीज़न जो है मैंने आपको बताया कि प्री में क्यों ज़्यादा है ना। तो ये, और जब तक आप प्री क्लियर नहीं करते तब तक आप मेंस को लिए अपीयर नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को हम कवर कर ले बहुत अच्छी तरह से। ओके, सो ये हुआ हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सो देखिए, आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ अबाउट योर शेड्यूल, हाउ शुड बी योर शेड्यूल, है ना, हाउ योर शेड्यूल शुड बी लाइक। सो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपके शेड्यूल में क्या क्या होना चाहिए। आपके शेड्यूल में आपकी जनरल स्टडीज़ की स्टडी होनी चाहिए डेली। आप अगर 2 जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहे तो 2 भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ, एनवायरनमेंट के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ ओके। दिस इज फर्स्ट थिंग। I'm just taking it as an example. You can combine any subject in your daily preparation. Second one is current affairs. There are various sources for current affairs. You can refer newspapers. You can refer magazines. You can refer any websites and internet. You can refer even Yojana magazine, जो गवर्नमेंट ने बनाए, तो योजना इन ऑल इंक्लूडेड इन योर मैगजीन पोर्शन. So these 3 things: newspaper, magazine, internet. These are the 3 things to prepare for current affairs. Magazine, any monthly magazine you can refer. You can refer Yojana. You can refer any monthly magazine of any publication, Vision monthly magazine, or any monthly magazine which is suitable for you. Third thing is revision. You have to do revision daily and regularly before going to sleep, and before going to bed. You have to revise the whole things that you studied, है ना, in that day. So आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है. फोर्थ थिंग इज MCQ. Practice 30 MCQs at least daily. Fifth thing is answer writing, and at least 3 answers in the beginning you have to write, and afterwards you have to increase the number of answer writing, है ना. तो number of answers you have to increase as far means जैसा आपका टाइम आपको अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड ऑल यू हैव टू एडजस्ट ऑल दिस थिंग्स, है ना. तो MCQs है जो आपको 30 सॉल्व करना है. 30 कैसे होने चाहिए, तो आई सजेस्ट यू 10 फ्रॉम 1 GS डेली, 10 from another GS daily, 2 GS means here if I am studying environment, so 10 from environment, 10 from history, or topic wise
जो टॉपिक मैंने कवर किया उसके 10 एमसीक्यू मुझे सॉल्व करना है, जो टॉपिक कवर किया उसके 10 सॉल्व करना है, 10 फ्रॉम करंट अफेयर पोर्शन. So you'll get MCQs from current affair portion on any website. There are a lot of websites which provide you with current affair questions. So you have to solve those questions, and also like this you have to solve 30 MCQs daily and answer writing 3, one from one GS, another from another GS, and same thing as another from current affair portion. So these are the things you have to do daily. And अगर आपको लग रहा है कि शेड्यूल कैसा बनाया जाए तो आई विल हेल्प यू आउट. तो यहाँ पे देखिए कैसा बनाया जाए. तो सबसे पहले जस्ट अ मिनट, आई विल हाइड दिस इंक. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ शुड बी योर सिलेबस. देखिए सिलेबस हाउ शुड बी योर शेड्यूल. देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आपकी इच्छा है, आप शेड्यूल कैसा भी बना सकते हैं. मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही बनाने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर कंफ्यूज कि शेड्यूल कैसा होना चाहिए देन दिस विल हेल्प यू आउट. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ही कीजिए. मैं मेरा शेड्यूल किस तरह से रखता था ये बताता हूँ या फिर रखता हूँ, है ना. तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है आपको एक जीएस पढ़ना चाहिए. स्टार्टिंग में जीएस का एक सब्जेक्ट. आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू, जो आपने पढ़ा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज and answer writing. Okay, first thing. Then next thing is current affairs preparation, again MCQ, answer writing. इसके बाद then next another GS, again MCQ, answer writing from this GS, and at the end of the day you have to revise all the things before going to bed. Revision. So this must be your schedule. Your schedule should look like this, है ना. So यहाँ पे okay. So GS MCQ आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स MCQ आंसर राइटिंग, GS MCQ आंसर राइटिंग, रिवीजन. मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सब्जेक्ट आप चूज कीजिए जो एक दूसरे से मैच नहीं होते. फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट, हिस्ट्री. एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी नहीं, सिमिलर सब्जेक्ट्स है. सिमिलर सब्जेक्ट्स नहीं, थोड़े अलग अलग रहेंगे तो आपको मजा आएगी. क्योंकि अगले स्लॉट में जब मैं यहाँ ज्योग्राफी रखूंगा और यहाँ पे और कोई सब्जेक्ट रखूंगा तो एनवायरमेंट की कंटिन्यूएशन में पढ़ाई होगी क्योंकि ज्योग्राफी से कनेक्ट हो रहा है. तो ज्योग्राफी पढ़ते वक्त भी मेरी एनवायरमेंट की रिवीजन हो सकती है. सो डू दिस थिंग, है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ, एक मिनट, किसी को कुछ शायद पूछना है. सो लेट्स सी कौन क्या पूछना चाहता है. Okay, sir, in this schedule where should we place our optional? Okay, if you want to prepare for optional daily, you have two options. Okay, you have two options. First option is to prepare for optional. You have two options. Option number one is आपको जो optional prepare करना है वो 3 months में continuously कर सकते हो. Option number two is daily preparation, है ना. It will take around 3 months to prepare for optional, है ना. सो ये हो सकता है. अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप डेली रख रहे हो सो डेली में मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने बनाया है फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट. आई हैव डिवाइडेड माई टाइम इनटू 3 slots. इफ यू वांट टू प्लेस ऑप्शनल सब्जेक्ट देन you have to take some time from here, this GS and this GS. If I am suppose I am giving 3 hours to this GS and 3 hours to this GS, then I have to मीन्स ये टाइम कितना करना चाहिए मुझे, 2 आवर और 2 आवर, और एक 2 आवर का जो टाइम निकलेगा उसमें मुझे जीएस, मुझे ऑप्शनल को एडजस्ट करना चाहिए. ये कहा जाता है. कुछ लोग, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज रिप्लेस एनी जीएस विथ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ऑप्शनल, if you want to prepare for optional in 3 months then replace any GS with optional. 3 months में से complete कर लीजिए, then keep on revising your optional subject and, है ना, तो continue with this schedule after 3 months. This can be done, है ना. सो ये सब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप करेंगे, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप करोगे. तो यहाँ पे देखिए स्लॉट्स को डिवाइड किया जाता है. जैसा फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 8 hours, है ना, टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, देन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, एक स्लॉट को कितना देना, एक स्लॉट को कितना देना, इसको कितना देना, इसको कितना देना. ये जो स्लॉट होगा पहला स्लॉट, इसमें क्या क्या आ रहा है, जीएस एमसीक्यू आंसर राइटिंग. सेकंड में करंट अफेयर्स एमसीक्यू आंसर राइटिंग. थर्ड में जीएस एमसीक्यू आंसर राइटिंग. कितना कितना टाइम किसको लगता है ये डिसाइड कर लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 2 hours दे दिए, मैंने इसको 2 hours दे दिए, मैंने इसको 2 hours दे दिए, 6 hours. किसी किसी को अब यहाँ पे 6 hours हो गए, मैंने ऑप्शनल को और 2 hours दे दिए, तो ये हो गया आपका 8 hours का टाइम. ओके, सो ये रिवीजन आपको फास्ट करना पड़ेगा, फिर क्विक रिवीजन करना पड़ेगा. ये एक ऑप्शन है आपके पास. अदरवाइज इफ यू वांट टू रिप्लेस एनी जीएस तो आप यहाँ पे 2 hours इसको दे सकते हैं, इसको आप 3 hours दे सकते हैं ना. सो 2 hours, 3 hours, 2 hours, 1 hour, ये भी आप कर सकते हैं. सो 2,
3 2 इट मीन्स 7 आवर्स एंड 1 आवर फॉर रिवीजन, दैट इज 8 आवर्स। इस तरह से आपका हो सकता है। तो आपके पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग, आपके पास अगर 4 आवर्स है तो 1 आवर फॉर दिस, 1 फॉर दिस, 1 फॉर दिस, 1 फॉर दिस। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट, है ना। अगर रिवीजन का टाइम कम करना है तो आप यहाँ पे 2 आवर्स दे दीजिए और यहाँ पे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा का निकाल लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। और किसी को शेड्यूल में कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, शेड्यूल के डाउट पूछिए, आप अनम्यूट करके अभी मुझे पूछ सकते हैं। आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू शेड्यूल थिंग? किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट तो मैंने जो अभी आपको बताया ना शेड्यूल, उसको आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए ना, अपने अकॉर्डिंग आप उसे बनाइए। नेक्स्ट इज और किसी को कोई डाउट है? हाँ, नेक्स्ट इज शेड्यूल फॉर संडे। व्हाट यू हैव टू डू इन योर संडेज? फर्स्ट थिंग, संडे schedule should be like this. First thing you have to do in Sunday is study current affairs. Along with current affairs, you have to do answer writing related to current affairs. You have to solve MCQs from current affair portion. Current affair आपका regular का part होगा. Next thing is essay writing. If you want to write one essay, then one essay. If you want to write two essays, then it is okay. है ना। तो इन यूपीएससी एग्जामिनेशन 2 एसेज ये पूछे जाते हैं, तो आपको 2 लिखना है तो आप 2 लिख सकते हैं, 3 आवर्स दे सकते हैं इन चीज़ों को 2 एसेज के लिए। थर्ड थिंग इज, कुछ नया ना पढ़ते हो आप, रिवीजन करोगे। जितना आपने 6 दिन में पढ़ा है 6 डेज में, वो सब चीज़ों की यहाँ पे होगी रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, और कुछ भी नया ना मत पढ़िए संडे को। आई विल सजेस्ट यू दिस थिंग फॉर संडे। ऐसे ऐसे का जो पेपर होता है इट इज़ फॉर 250 मार्क्स। तो 250 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में आंसर राइटिंग और एमसीक्यू। करंट अफेयर तो डेली पढ़ना ही पड़ता है, तो संडे को एक नई चीज़ आपको पढ़ना है, वो है करंट अफेयर सिर्फ। बाकी जितना आपने दिन भर 6 दिन में पढ़ा उतनी चीज़ों को रिवाइज कीजिए संडे में। उसके साथ साथ रिविजन जो होगा आपका, है ना। तो ये हो गया आपका संडे का शेड्यूल। संडे के शेड्यूल को लेकर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। नहीं डाउट है? हाँ हाँ, यस यस यस, ऐसे राइटिंग को हाँ ओनली संडे।